नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भारत के भूगोल से एक और वीडियो। और भारत के भूगोल से हमने पहले आपको 2 क्लास करा दी हैं। आज की हमारी तीसरी क्लास हो जाएगी और इस तीसरी क्लास में हम आपको वो सब क्वेश्चन कराएंगे जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की ये वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से किस प्रदेश की मध्य आयु न्यूनतम है। न्यूनतम आयु है उत्तर प्रदेश की। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है बिहार। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वयोवृद्ध महिला नागरिकों की संख्या है। महिला नागरिकों की संख्या हो जाएगी 53 मिलियन। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। तो जनसंख्या घनत्व बहुत कम है अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। इनमें से किस भारतीय राज्य में 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है। तो 100 मिलियन से अधिक आबादी नहीं है पश्चिमी बंगाल में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। तो साक्षरता दर है 67.68%। नीचे दिए गए राज्यों में महिला साक्षरता दर कहाँ सबसे कम है। महिला साक्षरता दर सबसे कम है बिहार में। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगा अनुपात है। तो ये है 912। एनपीपी से क्या अभिप्राय है। तो एनपीपी से अभिप्राय है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। भारत की लगभग आधी जनसंख्या मात्र 5 राज्यों में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इन 5 घनी जनसंख्या वाले राज्यों में से नहीं है। तो ये नहीं है केरल। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम घनत्व है अरुणाचल प्रदेश में। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है। किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व है 829। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है। तो घनी आबादी वाला शहर है हैदराबाद। भारत में अनुमानित जनसंख्या घनत्व लोग प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें है 382। एक नागरीय क्षेत्र के रूप में किसी स्थान को वर्गीकृत करने के न्यूनतम जनसंख्या सघनता कितनी होती है। तो ये सघनता होती है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है। तो आर्थिक कारक नहीं है पानी की उपलब्धता। खादर और बांगन निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है। तो ये है जलोढ़ मिट्टी। मरुस्थल क्षेत्रों में वायु अपर्दन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते। शुष्क भूमि में यह होने का कारण है। तो ये कारण है अति चराई का। सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है। तो सबसे अच्छी मिट्टी होती है
रीगर या रेंगुर मिट्टी एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और उसको मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है? तो सर्वोत्तम उपाय नहीं है बारिश के पानी में बह जाना। मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है? तो ये होता है स्लेट मिट्टी में, मिट्टी या दोमट मिट्टी में, बलुई मिट्टी में। इनका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है। तो ऊपरी सीमा कहलाती है जल तालिका, वाटर टेबल। कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो ये सर्वाधिक पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। क्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ट्रांसपोर्ट मृदा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? तो ये उगाया जा सकता है खीरा। भारत के कोई कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति। सूक्ष्म मृदा का एक इकाई आयतन द्रव्यभार कहलाता है। तो ये द्रव्यभार कहलाता है स्थूल घनत्व। उत्तर प्रदेश में मुख्य रबी फसलें कौन सी हैं? तो रबी फसलें हो जाएंगी गेहूं, चना, मटर और जौ। किस क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया था? तो ये बना है श्वेत क्रांति से। मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है। तो ये की जाती है सर्दी के मौसम में। विश्व प्रसिद्ध मैथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है राजस्थान से। खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निवारण के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जैविक कृषि के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? तो खरीफ की फसल है कपास। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? तो मुख्य विशेषता नहीं है इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था? तो ये किया गया था गेहूं और चावल का। इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशासित करना अनिवार्य बनाया? तो ये बनाया था कृषि लागत एवं कीमत आयोग ने। निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। पर्यावरणीय खेती को किस नाम से भी जाना जाता है? ये जाना जाता है जैविक खेती के नाम से। एक प्रकार की खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादनों को वितरित करते हैं। तो ये करते हैं सरकारी खेती में। उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है? ये संबंधित है गेहूं से।
पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है? तो ये प्रजाति है टमाटर की। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? तो ये है टमाटर की। तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? इसकी बीज दर है 3 से 5 किलोग्राम। निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी खरीफ फसलें हैं? तो ये गेहूं को छोड़कर सभी खरीफ फसलें हैं। हरित क्रांति के संदर्भ में HIV बीज क्या है, जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? तो ये चमत्कारी बीज कहा जाता है उच्च उपज वाली किस्में, सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी बसंत में कटाई की जाती है, क्या फसलें कहलाती हैं? ये कहलाती हैं रबी की फसलें। निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की? तो ये वृद्धि उत्पन्न की थी पीली क्रांति ने। स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि में विकास के लिए जिम्मेदार है? तो ये जिम्मेदार है बागवानी। खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? तो ये आवश्यकता होती है गर्म और नम मौसम की। चावल निम्नलिखित में से किस राज्य की एक वाणिज्यिक फसल है? तो ये फसल है पंजाब की। किस फसल की खेती के लिए जल क्रांति की आवश्यकता होती है? तो जल क्रांति की आवश्यकता होती है चावल के लिए। भारत में कितनी फसलें ऋतु पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं 3 तरह की फसलें। भारत में बुआई के आधार पर फसलों को 3 वर्गों में बांटा गया है, जिन्हें रबी, खरीफ एवं जायद के नाम से भी जाना जाता है। ये फसल हो जाएंगी, ये उनकी बुआई का समय और कटाई का समय। और ये उदाहरण रबी की फसलें ये उगाई जाती है अक्टूबर नवंबर में और कटाई होती है इनकी मार्च और अप्रैल में, जैसे कि सरसों, गेहूं, आलू, चना, मटर आदि। खरीफ की फसलें उगाई जाती हैं जून और जुलाई में और इसकी कटाई होती है अक्टूबर और नवंबर में, जैसे कि धान, मक्का, सोयाबीन, बाजरा आदि। जायद फसलें तो ये उगाई जाती हैं मार्च में और कटाई होती है इसकी जून में, जैसे खरबूजा, तरबूज, मूंग आदि। खेतों में मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये है दूसरे स्थान पर और चीन का है प्रथम स्थान। भारत में गेहूं औसत पैदावार क्या है? तो औसत पैदावार है 2000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें हैं, तो ये फसलें हैं रबी फसलें, खरीफ फसलें, जायद फसलें। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो ये है प्रथम स्थान। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? ये है ड्रिप प्रणाली। वार्षिक क्रम और वर्षातर फसलें उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? ये कहते हैं फसल रोपण अनुक्रम। निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? तो ये नहीं है ईख। एक थ्रेशर द्वारा दोनों का अधिक नुकसान होता है यदि पक्की फसलों को थ्रेशर में डालने में कमी हो। फसल कटाई परीक्षण किसके लिए किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं उपज का अनुमान लगाने के लिए। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है?
तो रजत क्रांति संबंधित है अंडा और चिकन के उत्पादन से। अन्य कृषि क्रांतियां हैं तो ये है श्वेत क्रांतियां सुगंध उत्पादन से, नीली क्रांति ये है मत्स्य उत्पादन से, भूरी क्रांति ये है उर्वरक उत्पादन से, गुलाबी क्रांति ये है झींगा उत्पादन से, और लाल क्रांति ये हो जाएगी टमाटर मांस उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। धान में भूसी का प्रतिशत अनुमान कितना होता है? तो ये होता है 20%। पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? तो ये किस्म है खरबूजा की। भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेराफेरी किससे की जाती है? तो ये की जाती है धान से। रोबो ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है? तो ये विद्यमान है नागालैंड में। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है? जहां चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 भाग के समान होता है। तो ये है असम और पश्चिमी बंगाल। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी उत्पादन सबसे अधिक होता है? कॉफी उत्पादन सबसे अधिक होता है कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है? तो ये नहीं है रबर की फसल। किसानों को अपनी कॉफी के लिए बेहतर मूल्य निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफी बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस नवीन मार्केट फ्लैश ऐप की शुरुआत की? तो ये शुरुआत की थी कॉफी ब्लॉकचेन की। भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है कर्नाटक। बागान द्वारा फसलें निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है चाय की फसल। भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया? तो ये कराया था पुर्तगालियों ने। निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक है? तो मुख्य उत्पादक है महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र है? तो ये क्षेत्र है दक्कन का पठार। ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? तो ये है अमरूद की। आम की हिमसागर किस्म किस राज्य में है? तो ये है पश्चिमी बंगाल में। आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले से उद्भूत पाई जाती है? तो ये पाई जाती है वाराणसी में। हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावारी के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है चौसा आम के लिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मथुरा में। उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का एक प्रमुख केंद्र है। तो ये प्रमुख केंद्र है कानपुर। किस वर्ष में कोलकाता के पास हुगली नदी पर पहली जूट मिल स्थापित की गई थी? तो ये की गई थी 1855 में। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है इसके कपास उद्योग के कारण।
किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जमशेदपुर को। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? तो स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है झरिया, झारखंड। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? तो ये है महाराष्ट्र। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में। एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? ये माना जाता है खारी बावली, नई दिल्ली को। चोल नायकन, कुरुम्बा, कटु नायकन और कोरेगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति समूह है? तो ये जनजाति समूह है केरल। भूटिया जनजाति जो अपने पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सिक्किम में। मिसमी जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की निवासी है? तो ये निवासी है अरुणाचल प्रदेश की। व्यावसायिक उद्योग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो ये उपयोग किया जाता है हॉर्टिकल्चर का। चैंचू कबीले के लोग जो अधिकतम शिकार तथा जंगली उत्पादों की बिक्री पर निर्भर करते थे, वे पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती? तो नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती मोग जनजाति। सर, एक आदिवासी जिला किस राज्य में है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।